हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग जो है वो हिंदी कक्षा के दौरान व्याकरण सीरीज़ को जो है वो हम लोग पूरा करने वाले हैं। और इस व्याकरण सीरीज़ में जो है वो हम लोग अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो होगा भाग 4। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका 3 भाग जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है। जो लोग आप लोग नहीं देखे हो वो जो है वो जा करके आप उसको कंप्लीट करिए, जिससे कि आप व्याकरण में जो है वो पारंगतता हासिल कर सकें। किस कक्षा के लिए? 9th 10th 11th 12th के लिए। और बहुत ही बेसिक्स के साथ साथ मैं इसमें जो है वो सारे जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इसमें कलेक्ट करना की हूँ, जो आपके प्रतियोगिता की दृष्टि से जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सो प्लीज़ every students, every competitor, every aspirants who are just doing their preparation for different competitions, please go on Kiran Scholar channel and watch the video of Hindi grammar। और आज हम लोग जो है वो भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग उस पर फोकस करते हैं। आइए, तो ये जो है वो चैप्टर है हमारा शब्द रचना। हम लोगों ने जो है वो शब्द रचना भी बोल सकते हैं, हम लोग शब्द विचार भी बोल सकते हैं। मैं आपको पहले ही बताई थी कि हम लोगों ने जो है वो भाषा और लिपि पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो है वो हम लोगों की जो है वो भाषा कौन सी है, हिंदी है, लिपि कौन सी है, देवनागरी है। फिर व्याकरण हम लोगों ने पढ़ा कि व्याकरण में हम लोग किस किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं। तो व्याकरण में हम लोगों ने देखा कि जो है वो हम लोग सबसे पहले व्याकरण में वर्ण भी पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर पद पढ़ते हैं, फिर वाक्य पढ़ते हैं। बहुत सारे जो है वो बुक्स में जो है आपको व्याकरण के 3 अंग मिलेंगे। मैं व्याकरण का 4 अंग बताई हूँ। पद और वाक्य को जो है वो बहुत लोग जो है वो एक ही में कर देते हैं, इसीलिए जो है वो 3 हो जाता है। तो हम लोगों ने व्याकरण के अंग भी पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने जो है वो तीसरे चैप्टर में जो है वो वर्ण विचार पढ़ा है। ठीक है, वर्ण विचार जो है वो पहले चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो अब चौथे चैप्टर में जो है वो वर्ण विचार में मैं एक और जो है वो भाग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। जो उच्चारण स्थान है वो क्वेश्चंस जो है वो आपके बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उस सेक्शन से, कि आपके जो वो जैसे कि जो ध्वनि है, जो वर्ण का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो उसका मैं जो है वो 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और उसमें जो है वो मैं किस किस स्थान से कौन कौन से वर्ण जो है वो उच्चारित होते हैं, उसका एक मैं पूरा नोट्स जो है वो बना करके, या मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड पे ही जो है वो व्हाइट बोर्ड पे जो है वो दे दूंगी। तो चलिए अब हम लोग जो है वो अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है शब्द रचना भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा शब्द विचार है। शब्द विचार दोनों बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसमें जो है वो डिस्कशन करेंगे शब्दों के ऊपर में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं इसकी परिभाषा। इस चैप्टर में जो है वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में किस चीज़ की? उत्पत्ति के आधार पर प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर प्रकार, उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने जो है वो प्रकार होते हैं, और रूपांतर। ठीक है, और रूपांतर बोल सकते हैं, या विकार के आधार पर शब्द के जो है वो कितने भाग होते हैं। वो सारे चीज़ का डिस्कशन जो है वो मैं इस चैप्टर में करने वाली हूँ। किसके साथ? उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। उसके बाद लास्ट में हम लोगों का जीके क्वेश्चंस भी होगा। जीके क्वेश्चंस रिलेटेड विद द हिंदी सब्जेक्ट, और ये भी ग्रामर से ही रिलेटेड होगा, जो आपके एग्जाम्स में अधिकतर आते हैं, या बहुत ही ऐसे फैक्ट्स जो आपको बहुत जानने ज़रूरी हैं, उस चीज़ को जो है वो मैं जीके क्वेश्चन के दौरान करवाऊंगी। उसके बाद फिर हमारा होमवर्क क्वेश्चन होगा, आपके लिए होगा वो इसलिए होगा जिससे कि आप और भी जो है वो व्याकरण में जो है वो अच्छी पकड़ बना पाएँ। और वो होमवर्क मैं बताऊंगी आपको, कुछ नहीं है, 5 एग्जाम्पल्स है ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा शब्द विचार। और ये शब्द विचार को जो है वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे कि शब्द जो है वो आखिर क्या होता है। तो आप जानते हो कि वर्ण जो है वो क्या होता है? वर्ण जो है वो ध्वनि का जो है वो सार्थक मेल होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है वो शब्द जो है वो, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बताई हूँ कि सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? वर्ण होती है।
उसके बाद वर्ण से जो है वो शब्द बनते हैं, वर्ण से जो है वो शब्द बनते हैं, शब्द से जो है वो पद बनते हैं, और पद से जो है वो वाक्य बनते हैं। तो हम लोग जो है वो इसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि शब्द जो है वह वर्णों का सार्थक मेल है, जिससे कि हमारा भाव स्पष्ट हो सके। या हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो है वो वर्णों के, सिंपल शॉर्ट में बोलेंगे, शब्द जो है वो वर्णों का सार्थक मेल है। सार्थक मतलब स अर्थ, यानी कि जिसका अर्थ निकले, है ना। तो शब्द क्या है? शब्द जो है वो हमारा परिभाषा अब हम लोग देख लेंगे। शब्द, शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग इसके प्रकार पे आएंगे, ठीक है। अब शब्द के प्रकार पे हम लोग आएंगे, और शब्द के प्रकार यहीं पे ले लेते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार को जो है वो हम लोग 4 दृष्टि से देखेंगे। शब्द के प्रकार को हम लोग किस दृष्टि से देखेंगे? 4 दृष्टि से। शब्द के 4 भेद हम लोग किस किस आधार पे देखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट मैं एक इसको टेबुलर फॉर्म दे देती हूँ, जिससे कि आपको समझने में जो है वो बहुत ही आसानी हो। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भाग होते हैं तो हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट है। तो पहला होता है तत्सम। पहला क्या होता है? तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा देशज। चौथा विदेशज। पांचवा वर्ण संकर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे जो है वो हमें 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे। उसके बाद व्युत्पत्ति, मैं सबको समझाऊंगी। मैं आपको पहले अभी जो है वो प्रकार जो है वो बता देती हूँ कि शब्द के जो है वो कितने पुत्र। तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पे 5 पुत्र, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 पुत्र, अर्थ के आधार पर 2 पुत्र, और रूपांतरण के आधार पे भी 2 पुत्र। तो चलिए व्युत्पत्ति पे हम लोग आते हैं। दूसरा व्युत्पत्ति, अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ये अगर लेना होगा तो। व्युत्पत्ति के आधार पर, अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर पहला जो है वो आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ठीक है, ये व्युत्पत्ति के आधार पे। अब जो है वो तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थ के आधार पे जो है वो इसके 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। फिर ये अर्थ के आधार पे हो गए। अब हमारा चौथा प्रकार क्या बचता है? रूपांतरण या विकार, है ना। रूपांतरण या विकार के आधार पर, रूपांतरण
या विकार के आधार पर कितने भाग? तो पहला विकार, विकारी, पहला विकारी, दूसरा अविकारी, दूसरा अविकारी। ठीक है, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो ये जो है वो आपका शब्द का, ये शब्द के जो है वो विभिन्न दृष्टि से जो है वो क्या हो गए? प्रकार हो गए। शब्द के प्रकार हो गए। ये क्या हो गए? शब्द के प्रकार हो गए। शब्द के प्रकार हो गए, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा, तीसरा आपका हो गया अर्थ के आधार पर, और ये चौथा हो गया आपका रूपांतरण के आधार पर। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक एक चीज को मैं देखूंगी। ये क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन जो है वो आप धैर्य बना के रखें। आज जब ये क्लास कंप्लीट होगा तो सारे शब्द की जानकारी और शब्द के बारे में सारी जानकारी आपके पास मौजूद होगी। ये मेरा उम्मीद है, ये हमारी आशा है। तो आप कृपया धैर्य बना करके रखें और पूरा फुल वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द के जो है वो 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। अब ध्यान दीजिएगा, तत्सम यानी तत्सम, उसके समान। तत्सम मतलब क्या हो जाता है? तत्सम मतलब हो जाता है आपका उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हमारा हिंदी, अगर मैं बोलूं कि हिंदी भाषा जो है वो किस शब्द से उत्पन्न हुई है, तो हम लोग जो है वो इस पे भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा डिटेल्स आपको शॉर्ट में बताऊंगी, है ना। लेकिन मूल रूप से अगर बोला जाए कि मूल रूप से जब वो हिंदी किस शब्द से जो वो किस शब्द से जो वो हिंदी उत्पन्न हुई है, तो हम लोग मूल शब्द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। तो उसी सापेक्ष में जो है यहाँ पे अर्थ दिया गया कि उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान, संस्कृत उसके समान यानी संस्कृत के समान जो शब्द लगते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। यानी उसके समान यानी संस्कृत के समान जो भी शब्द आपको जो संस्कृत के जैसा लगे, है ना, तो वो जो है वो सारे के सारे शब्द जो है वो क्या हो जाते हैं? आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? हवा को हम लोग हवा बोलते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो संस्कृत में जो है उसको वायु बोलते हैं। इसी तरह जो है वो आप देखिएगा कि बहुत सारे संस्कृत के शब्द में आपको जो है वो डिफरेंस भी बताऊंगी। यहाँ पे एक टॉपिक हमारा और भी होगा इसमें प्रकार के अलावा, तत्सम, तत्सम और तद्भव में अंतर। एक मेरा ये भी टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपको तत्सम और तद्भव, मैं तो सोच रही थी कि इसको एक अलग टॉपिक बनाऊं, मैं बनाऊंगी भी इस पे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी। अभी तो मैं शॉर्ट व्यू दे रही हूँ, लेकिन इसके लिए जो वो मैं एक लंबा सा वीडियो, आधे घंटे का वीडियो लाऊंगी सिर्फ तत्सम और तद्भव पे, और पूरे वर्ड्स का कलेक्शन रखूंगी जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। फिलहाल अभी हम लोग जो है वो शब्द के प्रकार पे फोकस करते हैं, और हमारा शब्द का प्रकार जो है वो में जो है वो सबसे पहला हमारा तत्सम है, यानी तत्सम यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान, और तद्भव यानी कि तद्भव उससे उत्पन्न, यानी कि उससे आते 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 बिगड़ा। अब इसका मैं तद्भव का मतलब समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है वो हमारी हिंदी का विकास जो है वो कि मूल जननी जो है वो कौन है? मूल जननी, हमारी मूल जननी जो है वो है संस्कृत। अब संस्कृत में भी जो है वो 2 प्रकार की संस्कृत थी। पहले मैं आपको इतिहास की तरफ ले जा रही हूँ, अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, मैं आपको इतिहास की तरफ ले जा रही हूँ। ये थी आपकी वैदिक संस्कृति, वैदिक और लौकिक। लौकिक मतलब जो संस्कृत लोगों में प्रचलित थी, यानी कि एकदम क्लिष्ट नहीं थी वो,
थोड़ी सी जो है वो वैदिक संस्कृति से थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण नहीं बोलेंगे हम लोग, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे कि जो सामान्य जनता जो है वो उस संस्कृत को बोल सके और समझ सके। वैसी संस्कृति को हम लोग लौकिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति जो क्लिष्ट थी, जो ऋषि मुनि लोग बोलते थे, यानी जिसमें जो है वो आपकी वेद और उपनिषद की रचना हुई थी। वेद और उपनिषद की रचना किसमें हुई थी? वैदिक संस्कृति में हुई थी। और लौकिक संस्कृति में जो है वो क्या हुई थी? आपकी सारी कथा वथा होती थी, या सामान्य लोग जो है वो अपनी बातचीत करते थे, जिसमें, और अगर हम रचना की बात करें तो इसमें जो है वो लौकिक संस्कृति में रामायण की रचना हुई, रामायण और महाभारत की रचना हुई। ये लौकिक संस्कृति थी। जिसको सामान्य लोग जो है वो पढ़ के जो है वो समझ जाते थे। तो ये जो है वो संस्कृत यानी कि तत्सम, संस्कृत से जो है वो जो शब्द उत्पन्न हुए उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। अब तद्भव की बात आ गई, तो तद्भव के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ले जाऊंगी कहाँ? लौकिक संस्कृति से जो है वो अब कैसे तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ, यानी उससे, किससे? संस्कृत का जो है वो बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि कैसे संस्कृत से जो है वो लौकिक संस्कृति आई, लौकिक संस्कृति से जो है वो, अब देखिए यहाँ जो है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो है वो सबसे पहले जो है वो संस्कृत आई। सबसे पहले क्या आई? संस्कृत आई, ठीक है। संस्कृत से जो है वो एक तो है वो वैदिक संस्कृति बन गई, वैदिक संस्कृत बन गई, ठीक है, एक वैदिक संस्कृत बन गई, और एक जो है वो लौकिक संस्कृत बन गई, जो थोड़ी जो है वो आसान भाषा थी वैदिक संस्कृति की अपेक्षा, ठीक है। अब इसी लौकिक संस्कृति से अब मैं जीके क्वेश्चन इसमें मैं आ रही हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र से, इस पॉइंट से जो है वो बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको आ रही हूँ। लौकिक संस्कृति से जो है वो फिर आपकी पाली भाषा का उदय हुआ, फिर पाली भाषा से जो है वो प्राकृतिक का हुआ, प्राकृत का भाषा हुआ, उसके बाद फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश में भी जो है वो बहुत सारे प्रकार थे। एक थे उसमें सौरसेनी अपभ्रंश, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार मैं आपको ये क्या बता दी? मैं आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री बता दी। किसका? शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदी इवोल्यूशन, ठीक है। हिंदी इवोल्यूशन का जब मैं शॉर्ट हिस्ट्री बताई, सबसे पहले हमारी मूल भाषा जो है वो क्या थी? मूल भाषा संस्कृत थी। उसके बाद लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति भी आई, लेकिन वैदिक संस्कृति में लोगों ने जो है वो अपने बात विचार जो है वो उस पर नहीं रखे। इसमें जो है वो अधिकतर जो है वो वेद और उपनिषद लिखे गए। लोग जो है वो लौकिक संस्कृति जो है का प्रयोग करते थे। इसको जो है वो और आसान बनाने के लिए जो है वो लोग जो है वो प्रयास करते चले गए। फिर इसी से जो है वो पाली भाषा का उद्भव हुआ, फिर पाली से जो है वो प्राकृतिक भाषा का उद्भव हुआ, फिर प्राकृत से जो है अपभ्रंश का उद्भव हुआ, और अपभ्रंश से जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश का भी विकास हुआ, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है वो हमारी हिंदी निकली हुई है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मैं 2-4 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं कि जो है वो आपकी हिंदी जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो आप क्या बताएंगे? पहला क्वेश्चन, अगर मैं पूछ लूं कि हिंदी जो है आपकी, हिंदी वो आपकी किस भाषा से जो है उसका विकास हुआ है या उत्पन्न हुई है, तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। अभी ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज कर रही हूँ, ठीक है। वह कौन सी भाषा है जिससे हिंदी का, वह कौन सी मूल भाषा है जिससे हिंदी का विकास हुआ? तो जहां मैं मूल भाषा मैं जहां लगा दूं, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर करेंगे संस्कृत वह मूल भाषा है जिससे हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन
अगर मैं सिर्फ मूल के जगह पे जो है वो सिर्फ आपको पूछ लूँ कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आप सौर सैनी अपभ्रंश बोल सकते हो। ये आपको 12th में पढ़ना भी है। ये आप हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे 12th में है थोड़ा सा शॉर्ट कि आपका हिंदी का साहित्य क्या है, वो मैं साहित्य को जो है वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको फोकस कर दी हूँ, बस आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो बस यही देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये रूप बिगड़ रहा है। संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी, उससे थोड़ी हल्की भाषा लौकिक संस्कृति थी, इससे भी और हल्की पाली भाषा थी, अब इससे भी हल्की प्राकृत थी, और प्राकृत से भी बदली हुई रूप जो है वो अपभ्रंश थी, और अपभ्रंश का भी बदला हुआ रूप सौरसेनी अपभ्रंश था, और सौरसेनी अपभ्रंश का भी बदला हुआ रूप हिंदी था। यानी कि तद्भव यानी कि उससे उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न या सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न या अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा को हम लोग हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपका साहित्य हो गया। तो तद्भव भी आपने समझ गया होगा, यानी बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप को हम लोग क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, का बिगड़ा रूप। होप यू ऑल आर क्लियर। अभी तीसरा है हमारा देशज। अब ध्यान दीजिएगा, देशज ज मतलब होता है जन्मा, ज मतलब होता है जन्मा, यानी वह भाषा जो देश में जन्मा हो, है ना, वह शब्द जो देश, भाषा नहीं, वह शब्द जो देश में जन्मा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज। और सेम चीज यहाँ भी जन्मा है ज से विदेशज, यानी इसको विदेशी भी बोलेंगे, यानी जो शब्द विदेश में जन्मा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। देशज में जैसे देशज में आप रख लीजिए, देशज में हम लोग बोल सकते हैं हड़बड़, गड़बड़, है ना, ये सब क्या है, ये हम लोग के देश में जो है वो प्रचलन होने वाली भाषा है, देश में जन्मा है। ये मूल संस्कृति से नहीं आई है, ये हम लोगों का जो है वो बोलचाल में प्रयुक्त होते 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 ये क्षेत्रीयता, आंचलिकता, ये सबसे प्रभावित होकर के जो है वो हम लोग का ये भाषा देशज बन गई। ठीक है, अभी वर्ण संकर क्या होता है, ये नया वर्ड है आपके लिए। वर्ण संकर यानी दो भाषा को मिला करके, वर्ण संकर यानी कि दो भाषा को जो है वो मिला करके जो है वो जो भाषा बनती है उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वर्ण संकर बोलते हैं। और इसमें जो है वो देखिएगा कोई भी दो भाषा हो सकती है, या उर्दू हिंदी हो सकती है, या फारसी हिंदी हो सकती है, या उर्दू फारसी हो सकती है, यानी दो भाषाओं को मिलाकर, दो भाषाओं के मेल से बनती है। बस शॉर्ट में आप याद रखेंगे, दो भाषाओं के मेल से जो है वो क्या बनती है, वर्ण संकर शब्द उत्पन्न होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा। और इसमें जो है वो मान लीजिए आपका हिंदी फारसी का ही है, 2-3 शब्द जो है वो मैं आपके लिए कलेक्ट करके रखी हूँ, जैसे आवारापन। ठीक है, आवारापन है, गलतफहमी है, जालसाज है, क्या है, आवारापन, गलतफहमी, जालसाज, ये सब जो है वो आपके वर्ण संकर में, जालसाज, ये सब जो है वो आपकी किस में आ जाएगी, वर्ण संकर में। ये जो है वो उर्दू फारसी के मेल से बना हुआ है। ये जो है वो आपका, ये दोनों जो है वो अरबी प्लस फारसी के मेल से बना है, और ये जो है वो हिंदी और फारसी के मेल से बना, हिंदी प्लस फारसी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वर्ण संकर क्या है। वर्ण संकर जो है वो दो भाषाओं के मेल से जो है वो, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से, है ना, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से। आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनती है। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो है वो वर्ण संकर शब्द बनती है। आशा करती हूँ कि आपको उत्पत्ति के आधार पर जो है वो 5 जो प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मूल संकर शब्द, ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करते हैं दूसरे आधार पर, और वो है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, अभी ध्यान दीजिएगा, आप में से कुछ लोग में ये डाउट आ रहा हो कि उत्पत्ति के आधार पर और फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी इस उत्पत्ति का क्या अर्थ है और व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है। तो उत्पत्ति जो है वो, उत्पत्ति शब्द जो है वो स्वतंत्र होती है,
है ना। उत्पत्ति का मतलब होता है एकदम उत्पन्न होना, लेकिन व्युत्पत्ति जो होती है वो व्युत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति पे ही आधारित होती है। मान लीजिए एक शब्द है करुणा, करुणा, करुणा जो है कि करुणा शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है, लेकिन व्युत्पत्ति अगर हम बोले तो करुणा जनक, करुणा जनक। अगर मैं बोल दी करुणा जनक, यानी कि एक तो मैं उत्पत्ति का शब्द ली और उत्पत्ति का शब्द उसमें एक नया वर्ड जो है वो एक नया शब्द जोड़ करके एक नया शब्द की व्युत्पत्ति कर दी। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। करुणा जो है वो की उत्पत्ति हुई, नया शब्द है, ठीक है, लेकिन इसी जो नया शब्द उत्पन्न हुआ है उस नया शब्द में हम और एक शब्द जोड़ देते हैं और तब एक नया शब्द बना देते हैं, तो हम उसे व्युत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि करुणा हो गया उत्पत्ति शब्द, और ये जो है वो करुणा जनक जो है वो जनक, करुणा जनक ये व्युत्पत्ति होगी। यानी कि ये जो शब्द उत्पन्न हो चुका है उसी के आधार पे जब एक नया शब्द हम बनाए, इसी को हम लोग व्युत्पत्ति कहते हैं। सेम चीज देखिए, उसके आधार पे जो है वो तो जो है वो हम कहेंगे कि जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पे जो है वो कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो है वो 3 भेद हैं। करुणा उत्पत्ति हो गया, और व्युत्पत्ति के आधार पे अगर हम बोल दें तो करुणा जनक, ये व्युत्पत्ति शब्द हो गया। आप इस दोनों के वर्ड से जो आप समझ में कर पाएंगे अंतर कि उत्पत्ति का क्या अर्थ होता है और व्युत्पत्ति का क्या अर्थ होता है। इस पे ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं। ये 2 वर्ड मैं इसलिए लिख दी हूँ जिससे, और साफ से लिख दी हूँ ताकि आप जब भी देखेंगे तो आपको इस दोनों की का जो वर्ड का जो है वो अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रूढ़, रूढ़ मतलब रूढ़ी। आप अगर नहीं भी आपको आता है तो आप जो है वो रूढ़ से रूढ़ी बनाइए। रूढ़िवादी, परंपरावादी, यानी कि जो है वो शब्द जो है वो रूढ़ हो चुके हैं। मतलब कोई भी शब्द आप उठा लीजिए, मतलब हम उसमें जो है वो कोई बदलाव नहीं कर सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, रानी, रानी किससे बना है, रा प्लस नी, यानी हम तोड़ेंगे तो रा का कोई अर्थ नहीं है, नी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक हमें एक शब्द मिलता है रानी या राजा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। हम लोग इसमें जो है वो अब कोई और इसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसका अपना अर्थ है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो भी जो है वो तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, रा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, नी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी रानी जो है वो रूढ़ है, इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, और इसको जो है वो तोड़ेंगे तो हमें कोई नया अर्थ प्राप्त नहीं होगा। यौगिक, जैसा आप संधि विच्छेद में ही देख रहे हैं, योग प्लस इक, योग प्लस इक, यौगिक, ये प्लस साइन आया ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो जहां हम कोई 2 अक्षर जुड़ा हुआ हमको मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। जैसे विद्यालय, अब मैं यहाँ पे अगर मिटा दूंगी तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से मैं समझा पाऊंगी। इसको मैं यहाँ क्लीन कर लेती हूँ। अभी ध्यान दीजिए, यौगिक, यौगिक पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। यौगिक, तो यौगिक पे जब हम लोग फोकस कर रहे हैं तो मान लीजिए 2 शब्द हमें लेना है, ठीक है। हम किस शब्द को जो है वो यौगिक कहेंगे, विद्यालय। अब हम देखेंगे कि इसको तोड़ करके कि क्या सही में ये यौगिक है कि नहीं है। या रसोई घर, रसोई घर, तुरंत हम इसे जो है वो देखते हैं तोड़ करके, तो इसमें आता है विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। इसमें आता है रसोई, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, रसोई धन घर, यानी कि तोड़ने के बाद भी जो वो इसका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हम इसे यौगिक बोलेंगे। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए भी हम इसे यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब योग रूढ़, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये 2 रूढ़ शब्द होते हैं यौगिक में,
ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। विद्या, विद्या भी रूढ़ शब्द है। क्या है? विद्या रूढ़ शब्द है। रूढ़। आलय भी रूढ़ है। आलय को भी हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी दो रूढ़ शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो एक नया शब्द जो बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, रसोई घर यानी कि रूढ़, ये भी रूढ़ है, प्लस घर भी रूढ़ है ना। इस दोनों को मिला दिए तो एक नया शब्द मिल गया हमें, रसोई घर, यानी कि यौगिक हो गया। अब हम लोग योग रूढ़ की बात करते हैं। तो योग रूढ़ में भी जो है वो सेम चीज होता है, रूढ़ प्लस रूढ़ होता है। दो शब्दों को हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि योग रूढ़ जो है एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ का मतलब भी वही आ रहा है, रसोई घर, और यहाँ का भी मतलब वही आ रहा है, रसोई घर। लेकिन जब योग रूढ़ है, योग रूढ़ में जो है वो एक विशेष प्रकार का अर्थ दे देता है। जैसे अब हम योग रूढ़ की एग्जांपल दे देते हैं, गजानन। गजानन, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो गज प्लस आनन, गज जोड़ आनन। यहाँ मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे गज, यहाँ दिखा देती हूँ योग रूढ़ का, गजानन, गज जोड़ आनन, यानी गज जोड़ आनन। आनन का मतलब हो जाता है चेहरा, गज का मतलब हो जाता है हाथी, और इसका एक विशेष अर्थ निकल जाता है तो ये भी रूढ़, ये भी रूढ़ है शब्द, और ये भी रूढ़ शब्द है ना। दोनों रूढ़ का ही योग हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा था यौगिक में। लेकिन अंतर क्या है? इस गजानन का जो है वो एक विशेष हाथी का चेहरा लिए हुए कौन? गजानन, या जिसका आनन गज के समान है, जिसका आनन गज के समान है उसे हम गजानन कहते हैं। तो किसका? गणेश का। तो गजानन जो है वो हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश के लिए। यानी एक विशेष अर्थ को जो है वो ये रूढ़ कर रहा है, एक विशेष लोक की तरफ जो है वो ये वर्ड इंगित कर रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ हो गया। होप आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो की तरफ, नेक्स्ट प्रकार जो है वो देखेंगे अर्थ के आधार पे, है ना। अर्थ के आधार पे क्या है? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। स मतलब साथ में, अर्थ मतलब अर्थ, यानी अर्थ के साथ, अर्थ के साथ, और निरर्थक यानी अर्थ रहित, अर्थ रहित, अर्थ रहित। निरर्थक मतलब अर्थ रहित। अभी ध्यान दीजिएगा, इसकी तो क्या है? सार्थक का जो है वो एग्जिस्टेंस है, लेकिन निरर्थक का एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी तुरंत मैं ये कर देती हूँ, याद करिए। निरर्थक जो है वो क्या बोल रहा पता है? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मैं गाना नहीं गा रही, ये निरर्थक गा रहा है। निरर्थक किसके लिए गा रहा है? सार्थक के लिए गा रहा है। सार्थक शब्द के लिए जो है वो गा रहा है, सार्थक वाले प्रकार के लिए गा रहा है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सही में निरर्थक का जो है वो सार्थक के बिना कोई वजूद नहीं है। जैसे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं चाय वाय। आप लोग ने गाना भी सुना होगा, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला पीछे पड़ा भालू, आलू वालू कुछ न मिला पीछे पड़ा भालू, ला 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 ला। अब गाना नहीं गा रही, देखिए यहाँ पे भी है चाय वाय, आलू वालू, है ना। गया बाजार लेने के लिए तो आलू वालू लेके आना। हम लोग भी बोलते हैं
जब बाजार जा रहे हो तो आलू वालू लेके आना, ठीक है। तो ये आलू तो आपका सार्थक शब्द हो गया। ये वालू क्या है? ये वालू निरर्थक शब्द है। लेकिन ये जो है वो साथ में चलते हैं सहचर के रूप में। किसके साथ? सार्थक के साथ। लेकिन अगर मैं इसको मिटा दूं वालू को, तो भी मेरे अर्थ जो है वो समझ में आ रही है हमें कि क्या लाना है, आलू लाना है। लेकिन अगर मैं आलू वालू के जगह पे आलू ही को मिटा दूं, तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे क्या कि आपको वालू लाना है? आप क्या लाओगे? क्योंकि वालू का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसको जानने के लिए, इस शब्द को जानने के लिए, इस शब्द के बारे में बताने के लिए हमें आगे आलू लगाना पड़ेगा। और तब हम बोल सकते हैं कि अगर आप बाजार जा रहे हो तो आलू वालू लेके आ जाना। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के जो है वो दिए दो प्रकार जो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, वह शब्द जिसका अर्थ हो। निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो या अर्थ रहित हो, ठीक है। या आलू वालू ये निरर्थक हैं और ये सार्थक हैं। चाय भी जो है वो सार्थक है, वाय जो है वो निरर्थक है। होप यू क्लियर इट। अब रूपांतरण पे आ जाइए, है ना। रूपांतरण या विकार, रूप अंतर, संधि विच्छेद करेंगे जरा। रूप अंतर यानी रूप का परिवर्तन, ठीक है। तो रूपांतरण या विकार के आधार पर जो है वो शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये शब्द अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं? तो आइए, वह शब्द जिसमें पुरुष, कारक, लिंग, वचन, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, विकार उत्पन्न होने वाला शब्द, ठीक है। और अविकारी यानी वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के बदलने पर भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे अविकारी यानी नहीं बदलने वाला शब्द यानी अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से जो है वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के जो है वो के आधार पर परिवर्तित होते हैं, है ना। तो या हम विकारी शब्द में किस किस चीज को ले लें ग्रामर का, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें जो है वो हम लोग ले लेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सारे का रूप जो है वो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पे परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल भी दे दूं? देखिए एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे उसके बारे में बोलना है तो मैं क्या लिखूंगी? तुम घर जा रहे हो। देखिए रहे रूप परिवर्तन हो गया ना, वो क्या है? क्रिया है। क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सर्वनाम है, यहाँ मैं था इसलिए रही हुआ, तुम था इसलिए रहे हो गया, यानी सर्वनाम के आधार पे भी रूप परिवर्तन हो गया। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब ध्यान दीजिएगा, सेम चीज वैसे ही जो है वो हम अब अविकारी पे भी जो है वो देख लेंगे। इसको रहने दूं या मिटा दूं? चलो रहने देती हूँ। मैं घर जा रही हूँ, तुम घर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ रूप परिवर्तन देखिए, जहाँ जो है वो आपका सर्वनाम बदला,
क्रिया के भी रूप में परिवर्तन हो गया, यानी कि ये विकारी शब्द हैं। यानी संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं राम लिख लेती या सीता लिखूं मैं, ठीक है, सीता घर जा रही है हो जाएगा, ठीक। सीता घर जा रही है, सीता के लिए है, ठीक, मैं के लिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे राम, तुम घर जा रहे हो, ठीक है, तुरंत हो गया रूप। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब जो है वो क्या होता है, वो आपके लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पे परिवर्तित होते हैं। अविकारी शब्द जस्ट इसका ऑपोजिट, लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पे जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अब बात उठती है कि इसमें आते कौन कौन से शब्द हैं, या ग्रामर के कौन कौन से टर्म्स को जो है वो मैं इस अविकारी में रखूंगी। तो इसमें आप रख सकते हो, ग्रीन से लिख देती हूँ, क्रिया विशेषण, ठीक है, और कंजक्शन, योजक जो होते हैं वो, प्रीपोजिशन वो, समुच्चय बोधक वो, ये सारे जो है वो आपके समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मया बोधक, ठीक है। ये सब जो है वो क्या आते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब सारे जो है वो प्रीपोजिशन यानी ऑन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब सारे जो है वो अविकारी शब्द में आते हैं, यानी वो बदलते नहीं है। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखती हूँ, सीता सुंदर लड़की है, ठीक है। तो सीता, यहाँ तो ये तो संज्ञा हो गया, सुंदर जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। अब ये विशेषण है, लेकिन हमको इसको क्रिया विशेषण बनाना है, यानी कि इसको सीता क्या है, सीता, ये मेरा प्रविशेषण बन जाएगा। रुक जाइए, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। राम दौड़ता है। अब इसी, ये दौड़ता क्या है, क्रिया हो गया, ठीक है। अब इसी के आगे जो है वो तेज लगा दूंगी मैं, ठीक है। राम तेज, थोड़ा सा जगह छोड़ देती हूँ, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये तेज जो है वो क्या हो गया, ये जो है वो क्रिया हो गया, और तेज जो है वो क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। तो अब ध्यान दीजिएगा, राम तेज दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा क्रिया विशेषण में जो है कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मैं सीता यहाँ लगा दूं, सीता तेज दौड़ती है, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दौड़ती हो जाएगा, यानी ती हो जाएगा, और सीता तेज दौड़ती, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि क्रिया विशेषण में जो आपका क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हम लोगों की बारी है क्या, उदाहरण के साथ भी जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मैं उदाहरण के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दी हूँ। अब हमारा बारी है तत्सम और तद्भव में अंतर जानने की, तत्सम और तद्भव में अंतर जानने की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तत्सम, तद्भव, एक शॉर्ट रिव्यू, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप शॉर्ट में जान लीजिए कि तत्सम में जो है
संयुक्ताक्षर, आप वर्ण वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं। तो जहां आपको संयुक्ताक्षर दिख जाए, संयुक्ताक्षर यार छात्र, ठीक है, री, ली, ये सब जहां भी जिस शब्द में मौजूद होंगे या संयुक्ताक्षर होगा, वो शब्द क्या होंगे आपके, वो शब्द होंगे आपके तत्सम। पहला पॉइंट पहचानने का। दूसरा संयुक्ताक्षर के बाद जो है वो, अब यही चीज जो है वो तद्भव में क्या होंगे, तद्भव में नहीं होंगे, तद्भव में संयुक्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन तद्भव में क्या होंगे, तद्भव में क्या होंगे, तद्भव में जो है वो आपके ड और ढ शब्द जहां होंगे वहां पे तद्भव होंगे, ठीक है। जहां पे ड और ढ शब्द होंगे वहां पे जो है वो तद्भव होंगे। दूसरा पहचानने का तरीका संयुक्ताक्षर में कि आपको बोलने में ही, बोलने में, पढ़ने में, बोलने, पढ़ने या उच्चारण की दृष्टि से क्लिष्ट होंगे वो, उच्चारणिक दृष्टि से, उच्चारण दृष्टि से कठिन, उच्चारणिक दृष्टि से कठिन होंगे, ठीक है। अब दूसरा तद्भव में जब अनुनासिक, ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार जो है वो आपका हो जाता है तत्सम रूप में। जब अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु में होता है। सॉरी यहाँ ब्लू ले लेती हूँ, या चलो इसी को लेती हूँ। अनुनासिक, अनुनासिक शब्द जो है वो तद्भव की पहचान है। तद्भव की क्या पहचान है, एक तो डॉट है, फिर दूसरा ये, उसके बाद इसमें तत्सम में जो है वो पंचम वर्ण दिखेंगे आपको। इसमें क्या दिखेंगे आपको, पंचम वर्ण दिखेंगे। पंचम वर्ण यानी अंग, इय, न, म, ये जहां दिखेंगे समझ जाइए तत्सम शब्द है, ठीक है। अभी अनुनासिक वाला शब्द जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसमें जो है तद्भव में जो है आपको चंद्र बिंदु दिखेंगे, जैसे चांद है ना, चांद। लेकिन इस वाले में क्या दिखेंगे आपको, इसमें आपको दिखेंगे ये अंडा वाला जो बिंदु है ना, वो वाला आपका क्या दिखेंगे, ये अनुस्वार दिखेंगे। इसमें अनुस्वार दिखेंगे, ठीक है। बस ये जो है वो मेन पॉइंट मैं आपके लिए कलेक्ट करी हूँ, जो आपको बहुत ही कम जो है वो शब्दों में जो है वो आप अंतर जो है वो पहचान सकते हैं। इसका मैं ब्रीफ जो है वो लेके आऊंगी। मैं आपको जैसा प्रॉमिस की कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ले करके जो है वो हम लोग आएंगे, ठीक है। और एक अंतर है आपका ऊ, री, री, जो ये मैं लिख दी हूँ, पहले भी मैं लिखी हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ऊ भी देख लीजिएगा, ओम में आते हैं ये वो शब्द। ये सब जो है वो तत्सम के पहचान के क्या है, पहचानने के लिए एक पॉइंट है, जिससे आप तुरंत जो है वो तत्सम और तद्भव के बारे में पहचान लेंगे। वैसे भी आप समझ लीजिएगा कि जहाँ उच्चारणिक दृष्टि से थोड़ा सा क्लिष्ट लगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या है, उससे जो है वो जस्ट बिगड़ा हुआ रूप है, यानी वो थोड़ा सरल होगा, तो वो जो है वो आपका तद्भव है। लेकिन इस पर हम लोग ब्रीफ डिस्कशन एक और में करेंगे जब हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। बस हम लोगों के 20 क्लासेस के बाद जो है वो हम लोग व्याकरण में जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले हो जाएंगे। और जैसे जैसे और क्लासेस होगी, जो मुझे लगेगा कि ये आपके लिए बनाना मुझे उचित है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होनी चाहिए आपको इसकी जानकारी, तो मैं वो बनाती रहूँगी आपका। फिलहाल मैं बता दूं कि ये क्लासेस जो है वो, ये जो व्याकरण की जो मैं सीरीज चला रही हूँ, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th और 12th सबके लिए है। होप आपको ये जो है वो क्लासेस पसंद आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और तैयारी बना के रखें। थैंक यू।